नहीं आए। तो एडिटोरियल्स को मैं करवाऊंगा आप लोगों को, जो आज के डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल्स हैं उसके अंदर से जो पीपीएससी वन पेपर में आ सकता है वो भी बताऊंगा, साथ सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, टेररिज्म कंसर्न जो है ये बिल्कुल ठीक आप लोगों को नज़र आ रहा है? जी ठीक है। तो अभी मुझे आइडिया हो गया है कि जो जनरल साइंस एबिलिटी का ग्रुप है उसमें से सिर्फ थोड़े से लोग जो हैं वो सीरियस हैं, यानी ये अभी तादाद जो है वो आपके सामने ही है कि कितने लोग जो हैं वो सीरियस हैं। तो इजीली जो है वो क्लासेस हुआ करेंगी, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग सीरियस हैं। तो टेररिज्म कंसर्न को जो है वो कंसर्न्स को आगे लेकर चलते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या चीज़ है। अब टेररिज्म कंसर्न्स, किसी को पता है कि जिनीवा एकॉर्ड कब हुआ था? आप लोगों को पता है जिनीवा एकॉर्ड का? किस किस को पता है? मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे पीपीएससी वन पेपर के पुराने स्टूडेंट्स बताएं जी, जिनीवा एकॉर्ड का मैंने आपको पढ़ाया था। अब मेरा नाक ना डबो देना। तो किस किस को पता है जरा? जिनीवा एकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, जिनीवा एकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग, जिनीवा एकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, मैं उस जिनीवा एकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ था। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जिनीवा एकॉर्ड हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किसी को याद है कब हुआ था? 1980 तो कुछ था, लेकिन बताएं ना। तो उसवा जुवेद आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, गजिया जुल्फकार आपका भी ठीक है। तो 1988 के अंदर हुआ था जिनीवा एकॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। उस जिनीवा एकॉर्ड के बाद जो सोवियत आर्मी थी वो निकल गई थी अफगानिस्तान से 1989 तक मुकम्मल। और जब अफगानिस्तान से सोवियत आर्मी निकली थी तो जितने भी मुजाहिदीन के ग्रुप थे अफगानिस्तान में वो सारे के सारे आपस में लड़ने लग गए थे कि सोवियत आर्मी के जाने के बाद अब कौन काबुल के ऊपर हुक्मरानी करेगा और कौन काबुल के ऊपर जो है वो एक काबुल के किरदार के ऊपर कब्जा करके तो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर रूल करेगा। तो जितने भी जिहादी ग्रुप थे वो एक दूसरे के खिलाफ खाना जंगी में बिजी हो गए। 1989 से लेके 1996 तक बहुत से ग्रुप्स ने एक दूसरे को मारा, एक दूसरे की गवर्नमेंट को तोड़ा, गिराया। इवन के जो सोवियत, जो प्रो सोवियत नजीब, डॉक्टर नजीबुल्लाह जो प्रेसिडेंट था, उसे भी 1992 में रिजाइन देना पड़ा था। तो 1996 के अंदर क्या होता है, एक नई कुव्वत जो है वो उठती है, और वो 1996 में जो नई कुव्वत उठती है वो बाकी जिहादी ग्रुपों बाकी जिहादी ग्रुपों को हरा के तो खुद काबुल के ऊपर कब्जा कर लेती है। और उस नई कुव्वत को हम कहते हैं तालिबान। और तालिबान ने अपनी नई हुकूमत कायम की, एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अब 2021 में वही सीन दोबारा हो रहा है कि जो यूएसए की आर्मी है, जो नेटो फोर्सेस हैं, वो अफगानिस्तान से निकल रही हैं। और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो तालिबान के मुकाबले में जंगें हार रही है। तालिबान जो है वो छोटी छोटी झड़पों से आगे काबुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इवन के कोई 35-40 किलोमीटर दूर रह गए हैं तालिबान काबुल से। तो जो तालिबान है उन्होंने मोर देन 70 to 75% अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो काबुल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और तालिबान जो है वही कर रहे हैं जो जिहादी कुव्वतों ने किया था। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे अमल के अंदर हम फंस जाते हैं। हम इस तरह फंसते हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई मसला बनता है
चूंकि हमारे जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, जो हमारा मगरबी किनारा है, जो केपी के है, और जो शुमाली बलोचिस्तान है, जो हमारी पख्तून बेल्ट है, उनकी रिश्तेदारी है अफगानिस्तान में। एक सेंटीमेंट पाया जाता है, करोड़ों पख्तून रहते हैं पाकिस्तान में, हमारे पख्तून भाई। तो अफगानिस्तान के अंदर कोई भी मसला बनता है तो हमारी पख्तून बेल्ट के ऊपर भी उसका असर होता है। ठीक है, जो वो एथनिक बॉन्डिंग है बिटवीन अफगान पख्तून एंड बिटवीन पाकिस्तानी पख्तून। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी अफगानिस्तान में इशू बनता है तो पाकिस्तान पे खैर सरगाली के जज्बात के तहत बॉर्डर को ओपन करता है। फिर वहां से मुजाहिद जो महाजरीन है वो आते हैं। जब महाजरीन आते हैं तो साथ में आम लोगों के साथ साथ दहशतगर्द भी आते हैं, असला भी आता है, ड्रग्स भी आती है। ठीक है, तो हर चीज जो है महाजरीन के साथ पाकिस्तान भी आ जाती है। अब पाकिस्तान जो है वो इस चीज को जो उन्होंने जनीवा अकॉर्ड के बाद गलती की है, जनीवा अकॉर्ड से पहले जो सोवियत अफगान वार थी जो उसमें गलती की, पाकिस्तान उसे रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इस दफा पीसफुल सेटलमेंट हो। अच्छा, अब इस एडिटोरियल के अंदर वो क्या लिखते हैं, ये डॉन के पूरे का पूरा पैनल बैठ के एक एडिटोरियल लिखता है। अब वो इसके अंदर क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि एज निगोशिएटेड सेटलमेंट इल्यूड्स अफगानिस्तान। अब इस वर्ड को आपने लिख लेना, इसका उर्दू में क्या मतलब है, इंग्लिश में क्या मतलब है, उर्दू में क्या मतलब है, सेंटेंस में आपने किस तरह यूज करना है, इसको आप अपनी वोकेबलरी का पार्ट बना लें। ठीक है, इस तरह आप अपनी वोकेबलरी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें। And the grim prospect of large-scale violence begins to haunt that country in the aftermath of US withdrawal. Neighboring states, specifically Pakistan, have genuine security concerns. This is especially so if the government in Kabul, which at the best of the time has maintained tenuous control of the country, is unable to resist when Afghan Taliban is slow to. It is for the reason the country's security establishment will be briefing the nation's elected and tomorrow. अच्छा, अब इसके अंदर वही बातें लिखी हुई हैं स्टार्टिंग पैराग्राफ के अंदर जो मैंने आपके साथ कही है। ठीक है, कि यूएस का विड्रॉल हो रहा है, और यूएस के विड्रॉल के बाद जो अफगानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए जो एक सिविल वार चलनी है बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड बिटवीन तालिबान, उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा नेबर्स के ऊपर। और नेबर्स के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत ज़्यादा पोरस है। ताजिक, बेशक ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, बेशक उज्बेकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, या बेशक ईरान का बॉर्डर भी लगता है। देयर इज अ हेल्थ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा पोरस है, बहुत ज्यादा ओपन जिसे कहेंगे आप। जो ताजिक बेल्ट है, जो अफगानिस्तान का शुमाली इलाका है, वहां पे रहते भी ताजिक हैं। जो ताजिक हैं वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते जिस तरह के अफगान पख्तून होते हैं। तो इसी तरह ही जो ईरानी है, अब एक पख्तून और एक पर्जियन के अंदर जो है फर्क पता चल जाता है। और ईरानियों ने भी अपना बॉर्डर को जो है इतना ओपन ही रखा हुआ जितना पाकिस्तान का। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर असल में इशू ये भी आता है कि जो आपकी वजीरस्तान की बेल्ट है, तो वजीरस्तान के जो लोग हैं उनकी ज़मीनें अफगानिस्तान में हैं, और अफगानिस्तान के लोगों की ज़मीनें वजीरस्तान में हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मसला है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जब ड्यूरन लाइन जो थी ये डिसाइड हुई थी, तो इसके अंदर कुछ जो बॉर्डर के ऊपर देहात ऐसे हैं पाकिस्तानी है, वो उनकी जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वो 100 एकड़ों के हिसाब से वो अफगानिस्तान में है, और जो अफगानी है उनकी ज़मीनें पाकिस्तान में आई हुई हैं। ठीक है, ये भी मसले हैं यहाँ पे। तो it is for the reason the country's security establishment will be briefing the nation's elected leadership during an in camera session होता है कि प्राइवेट सेशन। ठीक है, इन कैमरा सेशन मींस कि एक बंद कमरे के अंदर ब्रीफिंग दी जाएगी। वो पब्लिकली जो है वो नहीं दे सकते, यानी जो जिन बंदों को ब्रीफिंग दी जाएगी वो भी पब्लिकली प्रेस में आगे नहीं बता सकते। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो ब्रीफिंग देगी हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको। आज भी कौमी असम्बली के इजलास के अंदर ये बात उठाई गई थी, तो फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि हमने पहले फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर हर पार्टी के पार्लियामेंट
जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है हर पार्टी का, उसको बुलाया था पार्लियामेंट्री लीडर्स को और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को। तो पार्लियामेंट्री जो लीडर्स थे हर पार्टी के वो आए थे फॉरेन मिनिस्ट्री में, उन्हें ब्रीफिंग मिली थी। लेकिन हम समझते हैं कि और भी लीडरशिप को मिलनी चाहिए। तो अब जो है वो मजीद पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ब्रीफिंग देगी, और ये देना इसलिए जरूरी है ताकि गवर्नमेंट और ओपोजिशन मिलके एक पेज के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाए। कल को ये ना हो कि तमाम के तमाम मुद्दा पीटीआई के ऊपर डल जाए कि आपने ये गलत चाल चली इस मौके के ऊपर, क्योंकि ये भी बहुत सेंसिटिव इशू है। आप लोगों को अभी इसका एहसास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसका कोई फीडबैक, इसका अभी कोई रिवर्स जो है ना वो अभी रिएक्शन आया नहीं है, या कहने के भी वो चीज़ें हुई नहीं है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की अल्लाह ना करे कि सेकंड वेव ना आए, तो अभी आप देख रहे होंगे बम ब्लास्ट वगैरह का एक सिलसिला जो है दोबारा स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो अल्लाह माफ करे कि वैसे हालात दोबारा ना हो जिस तरह पहले हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसके अगले पैराग्राफ में वो क्या कहता है, आस्क्ड व्हाई दी convened the prime minister's aide Babar once at the all party had discussed। तो ये वही बात के वेस्टर्न बॉर्डर का, ठीक है, पाकिस्तान हैज good reason to be concerned after all the thousands of hardened anti-Pakistan terrorists are currently seeking refuge in Afghanistan। और the foreign office pointed out the Monday had the, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है वो है तरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आपको पता ही है, पहले बैतुल्ला मसूद होता था, फिर हकीमुल्ला मसूद, ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे। फिर आपने मुल्ला फजलुल्लाह का नाम सुना होगा, जैसे मुल्ला रेडियो भी कहते हैं। तो मुल्ला रेडियो जो है वो तालिबान का लीडर है इस टाइम। तो तरीके तालिबान पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है ये एंटी पाकिस्तान है, ये प्रो अमेरिका है, ये प्रो इंडिया है, ठीक है। तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर उसकी उसकी बहुत ज़्यादा महफूज पनाह गाहें हैं, जो कुन्नड़ सूबा है और जो पकियार सूबा है, जो पाक अफगान बॉर्डर के साथ लगते हैं। तो कुन्नड़ लोगर, इन इलाकों के अंदर इनके पक्के ठिकाने हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान के। ये लोग वहां से आते हैं गारों के जरिए, यहाँ पे कार्रवाइयाँ डालते हैं और वापस चले जाते हैं। अब जो अमेरिका था, जो नेटो था, या जो अफगान गवर्नमेंट है, स्पेशली अफगान गवर्नमेंट, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कुछ कहती नहीं है। यानी आपने अक्सर न्यूज़ के ऊपर सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 60-70 अफराद का एक जत्था आता है, वो पाकिस्तानी बॉर्डर, जो पाक अफगान बॉर्डर है उसके ऊपर पाकिस्तानी चौकियों के ऊपर अटैक करता है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद करता है और वापस भाग जाता है। जब वो वापस भागते हैं तो जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें कुछ नहीं कहती, उन्हें सेफ पैसेज देते हैं भागने का। तो ये तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग ही हैं जो इकट्ठे होते हैं 50-60 के एक चौकी के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे जो चेक पोस्टें होती हैं बॉर्डर के ऊपर में मैक्सिमम 15 से 20 जो होते हैं फौजी होते हैं। तो थोड़ी नफरी होती है एक चेक पोस्ट के ऊपर, एक पोस्ट के ऊपर, तो चौकियों के ऊपर थोड़ी सी नफरी होती है। तो इस चीज़ का ये फायदा उठाते हैं। अब इसके अलावा जो यूएस है, यूएस कांग्रेस हैड मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस पीस ग्रुप की खोरासान चैप्टर ऑफ द सेल्फ स्टेट इस्लामिक स्टेट। अच्छा, अब अफगानिस्तान के अंदर मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज आप सबको आ रही है? अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि आपकी आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, और मेरी समझ भी आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है। तो देखें, दाइश का आप सबने नाम सुना होगा कि 2014 के अंदर एक नई दहशतगर्द तंजीम जो थी, सबसे पावरफुल, सबसे रिच, सबसे वेल्दीएस्ट जो तंजीम थी दहशतगर्दों की, वो थी दाइश। तो दाइश जो है वो जोर पकड़ रही है अफगानिस्तान में भी। दाइश अफगानिस्तान के अंदर ताकतवर हो रही है, और खुरासान का जो इलाका है, ठीक है, ये खुरासान चैप्टर से कहते हैं, वहां पे खुरासान का जो इलाका, ये एक बेल्ट बनती है खुरासान की, ठीक है। तो उनके नाम से ये भी दाइश का ग्रुप मशहूर है। तो अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश है ना, ये हजारा बरादरी को मारती है,
अफगानिस्तान के अंदर हज़ारा कौम की एक अच्छी खासी तादाद है, अच्छी खासी परसेंटेज है। तो शिया कम्युनिटी को भी ये लोग जो है वो शहीद करते हैं, ये लोग जो है वो निशाना बनाते हैं दाइश वाले। तो दाइश जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी और यूएसए के रीजनल इंटरेस्ट के लिए भी, क्योंकि दाइश के लोग यूएसए के जो बंदे हैं वहाँ पे उनको भी हिट कर देते हैं। लेकिन सोचने की ये चीज़ है कि इनको फंडिंग कौन देता है? जो हमारा नेबर कंट्री है जो ईस्ट के अंदर है, इंडिया, उसके जो 33-34 कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान में, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उनका यही काम है, जो 33-34 उनके कौंसल खाने हैं, एक शायद नया बना है इसलिए मैं 34 कह रहा हूँ, पहले 33 थे। तो उनका यही काम है कि वो फंडिंग देते हैं इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को। और ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है इसका भी उधर से खुरा निकल रहा है कि अफगानिस्तान से वो ताने बाने मिल रहे हैं। तो पैसे जो हैं वो रोज जो है वो बांटती है अफगानिस्तान में, खुले ये प्रोजेक्ट्स होते हैं कि अब पानी की तरह पैसा दिया जाता है। The fact that across parliamentary bodies being briefed by the intelligence agencies on possible threats emanating from the Afghanistan is welcome. A thorough strategies is needed with all pillars of state on board to deal with the। तो अब यही है कि पार्लियामेंट, जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं उन सबको कॉन्फिडेंस में लेना गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि ये जो अभी गवर्नमेंट ने एक लाइन सेट करनी है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि भाई हमने अफगान गवर्नमेंट के बैक पे खड़े होना है या हमने तालिबान के साथ खड़े होना है। अगर यहाँ तो इन्हें अफगान गवर्नमेंट की साइड पे जाना पड़ेगा या इन्हें तालिबान की साइड पे जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कहती है कि ना हम अफगान गवर्नमेंट का साथ देंगे ना हम तालिबान का साथ देंगे, हम देखेंगे कि होता क्या है। एक तो ये तीसरी कंडीशन सिचुएशन ये है कि तीसरा जो गवर्नमेंट कर सकती है ये है कि तमाशा देखे कि होता क्या अफगानिस्तान में। चौथी चीज ये है कि गवर्नमेंट ये कर सकती है कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहदा करवाए, निगोशिएशन करवाए, अफगानिस्तान के जो सूबे हैं उसके अंदर डिवीजन करवा दे कि इतने सूबों के अंदर गवर्नर तालिबान का होगा, इतने सूबों के अंदर जो गवर्नर है वो अफगान गवर्नमेंट्स के होंगे, अफगान जो मौजूदा अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसके होंगे। फिर जो अशरफ गनी है वो एक ओहदा जो है वो क्रिएट करके देगा तालिबान को, जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा होता है तो वो तालिबान को दे देगा। तो ये अभी गवर्नमेंट ने यही डिसाइड करना है, ये पार्लियामेंट्री जो पार्टीज हैं इनके साथ यही ब्रीफिंग होनी है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मसले में क्या रोल प्ले करना है। कि आया पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की हुकूमत है जो प्रो इंडिया जो एंटी पाकिस्तान है उसके साथ खड़ी होगी, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अफगान तालिबान के साथ खड़ी होगी, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों के साथ नहीं खड़ी होगी, न्यूट्रल रहेगी, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों के दरमियान सुलह करवाएगी और मामला को ठीक करेगी। तो पाकिस्तान की जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ये क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन में ये क्रिटिकल डिसीजन लेना है कि आइंदा के जो 20-30 साल हैं पाकिस्तान के भी उसके ऊपर कौन सा असर डलवाना चाहते हैं ये लोग, यानी क्या करना चाहते हैं। क्योंकि तालिबान की जब रेवोल्यूशन आना है कि तालिबान ने अशरफ गनी की गवर्नमेंट को गिराना है, तो जो अशरफ गनी की फौजी हैं उन्होंने चुप तो नहीं रहना, एक नई सिविल वार स्टार्ट होनी है। तो बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेना है। तो गवर्नमेंट ने बजाय अपने कंधों के ऊपर बोझ डालने के उन्होंने कहा कि तमाम पार्टीज को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और बनता भी यही है कि तमाम पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया जाए इस सारी की सारी सिचुएशन में। दिस कंट्री हैज इन द पास्ट एड अ हैवी पेड, सॉरी क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर भी सेंटर में एक लाइन सी आई हुई है, मुझे आधे वर्ड्स नजर नहीं आ रहे इसलिए। तो losing civilians as men last week for the anti-Pakistan terrorist, इसके अंदर वही बात लिखी हुई है जो हमने पिछले 30-40 साल बर्दाश्त की है। यानी 2005 से लेके 2017-18 तक तो बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट हुए थे, और 1990s में भी यहाँ पे फिरका वारियत फैली थी। ठीक है, तो पाकिस्तान का दहशतगर्दी के लिहाज से एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। तो इस पैराग्राफ में वही सारी चीज़ें लिखी हैं, लाहौर ब्लास्ट का भी जिक्र हुआ है। ठीक है, जो लास्ट वीक हुआ है, और वो अफगानिस्तान से पैसे आए थे, अफगानिस्तान से सारा वो प्लान आया था, वो एग्जीक्यूट पाकिस्तानियों ने ही किया, लेकिन वो पैसा शैसा हर चीज़ जो थी अफगानिस्तान से आई थी। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान ने अब डिसीजन लेना है कि किसके साथ खड़े होना है, किसके साथ जो है वो जाना है या सुलह करवानी है, क्या करना है। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा however Pakistan must be ready to confront any refugee crises as well as militant activity emerging out of the post withdrawal situation in Afghanistan, and the terrorists must be neutralized before they shed more innocent blood. अब वही मसला है कि अफगानिस्तान के अंदर जब करंट अफगान गवर्नमेंट और तालिबान की जंग होनी है तो सबसे बड़ा मसला आना रिफ्यूजी का, कि जो महाजरीन है ना उनका सबसे बड़ा मसला आएगा। तो जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा असर डालता है, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा कि हमने पहले भी 40 लाख अफगानी जो है पाकिस्तान में रहते हैं, और पिछले कई सालों से 1980 से वो यहाँ पे रह रहे हैं, यानी 41 ईयर से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब उनकी थर्ड जनरेशन पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। तो पाकिस्तान आया कि पाकिस्तान 1 करोड़ आबादी और बढ़ाना चाहता है अपनी, ठीक है, अफगानियों को बुला के, या पाकिस्तान कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहता है कि जिससे जो पिछले भी अफगानी हैं वो भी वापस चले जाएं, पाकिस्तान की आबादी कम हो। अब अगले एडिटोरियल की तरफ हम जाते हैं। अब ये आपको 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या डिसीजन लेती है और हम किस साइड पे जाते हैं। मे भी 2-3 महीने लग जाएं, लेकिन 2-3 महीने नहीं लगेंगे, क्योंकि तालिबान ने डिसीजन लेना है क्विकली। यानी जब 9 सितंबर 2021 को आखिरी अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से निकलेगा तो उस टाइम तालिबान चाहते हैं कि उनका बंदा जो है वो अमीर हो अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान एमरिट हो, ताकि ये खुद जो है वो अल्लाह हाफिज करें आखिरी फौजी को, जो यूएसए का आखिरी फौजी जाएगा 9 सितंबर 2021 को। तो अगले एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। अगला एडिटोरियल है टूरिज्म पोटेंशियल। अच्छा, टूरिज्म पोटेंशियल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो एमओडी का टेस्ट हुआ था ना उसमें भी आया हुआ था एक एमसीक्यू कि कौन सी चीज़ जो है इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी है। अच्छा, अब आप लोगों ने बताना है कि कौन सी चीज़ इकोनॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 4 ऑप्शन दूंगा: एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, टूरिज्म, एजुकेशन। ये 4 चीजें इनमें से इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? एजुकेशन का, टूरिज्म का, एक्सपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स का? बताएं आप लोग। आप 43 हैं, बताएं कि इकोनॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किसका रोल है? कौन रोल किसका है? एक्सपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स का, एजुकेशन का? एक ऑप्शन बतानी है, एमसीक्यू है ये टूरिज्म का। टूरिज्म 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 टूरिज्म। देखें, एक्सपोर्ट्स जो है ना इसमें 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जो तीनों बनती हैं। इसमें एक्सपोर्ट्स भी बनता है, एजुकेशन भी बनती है, टूरिज्म भी बनती है। अगर मुल्क एजुकेटेड ही नहीं है तो एक्सपोर्ट कैसी? मुल्क एजुकेटेड ही नहीं है तो एक्सपोर्ट कैसी? ठीक है। क्या अब देखें, अब टूरिज्म के ऊपर आ जाएं। क्या इंडिया वाले सारे पढ़े लिखे हैं? क्या इंडिया वाले, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 99% है? नहीं है 99%। लेकिन इंडिया के अंदर जो टूरिज्म है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स की है, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, अरबों डॉलर्स की है। उनका जो गोवा सिटी है वो पाकिस्तान की टोटल टूरिज्म से ज्यादा कमा लेता है, सिर्फ गोवा। बाकी तो अलग चीजें हैं, ताजमहल को छोड़ दें, बाकी जो राजस्थान के अंदर हवेलियां हैं, ठीक है, जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टूरिज्म को प्रमोट किया वो सेपरेट चीज़ है। जो उन्होंने सेंट्रल इंडिया के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर किया टूरिज्म को प्रमोट, वो अलग चीज़ है। टर्की जो है वो कोविड से पहले 30 बिलियन डॉलर से अबव टूरिज्म से कमाता था, 30 अरब डॉलर से अबव। जो इटली है उसकी इकोनॉमी का 40% जो था, इटली जो है वो टॉप 10 जीडीपी के अंदर आता है। 7वें नंबर के ऊपर इटली की इकोनॉमी है। इटली की इकोनॉमी का 40% जो था तकरीबन, कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ टूरिज्म से कमाता था 40%।
अपनी जीडीपी का 40% उसकी जो वो था, जीडीपी का 40% जो उसकी इनकम थी वो टूरिज्म से थी इटली की। ठीक है, इसी तरह यूरोप की और कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी के अंदर मेजर शेयर जो है वो टूरिज्म का। टूरिज्म को हर कंट्री प्रमोट करती है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कहा हम तो खुद बाहर जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो खुद बाहर जाती है। मैं लास्ट ईयर जा रहा था कतर, तो मेरे साथ मेरे आगे वाली सीट पे एक ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे। ठीक है, मेरी उनके साथ थोड़ी सी बातचीत हुई। वो फैमिली के साथ टूर पे जा रहे थे वेकेशंस पे टर्की। तो वो मुझे बता रहे थे कि उससे पिछले साल वो एक और टूर मार के आए थे यूरोप की कंट्री का। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो जाती ही बाहर हैं। तो टूरिज्म के जो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर वो अनटैप है। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म है वो जीरो पे है। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म है अभी जो स्टार्ट हुआ है, जो बूस्ट मिला है टूरिज्म को, वो मिला है नेशनल टूरिज्म को। कि पाकिस्तानियों ने जो टूरिस्ट कंपनीज बनाई हैं, तो वो जो फासले थे हमारे सेंट्रल पाकिस्तान के वो कम हो गए हैं नॉर्थ पाकिस्तान के साथ या साउथ पाकिस्तान के। टूरिस्ट कंपनीज बनी हैं जी, कराची से टूर जा रहा है, लाहौर से जा रहा है, फैसलाबाद से जा रहा है। तो जो पहले किसी को स्पेशल गाड़ी पे जाना पड़ता था वो मसले हल हो गए हैं। तो टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है पाकिस्तान में। टूरिस्ट कंपनीज को भी रोजगार मिल रहा है, और जो होटल वाले थे वहाँ पे, जो दूसरे पिकनिक स्पॉट्स वाले थे, एंटरटेनमेंट के स्पॉट्स वाले थे, उनको भी पैसे मिल रहे हैं। अब ये जो उन्होंने एमसीक्यू पूछा है, इसका आंसर तो उन्हें खुद भी नहीं पता होगा। ये एमओटी के पेपर के अंदर पता नहीं उन्होंने किस बेस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन बनता नहीं था इसका। सबको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना कि एजुकेशन है, टूरिज्म है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इसका 1 मार्क जो है सबको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। इसका भी प्रॉपर आंसर बनता नहीं है। जो जिस तरह का क्वेश्चन हो, जिसका जिस तरह उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2021 में कहाँ पे होना है। 2021 में तो कोई फीफा वर्ल्ड कप होना ही नहीं है फुटबॉल का, 2022 में होगा तो कतर में। तो चीजें जो है ना इस तरह की क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। अच्छा, टूरिज्म पोटेंशियल जो है पाकिस्तान में, किस तरह की टूरिज्म है? आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं ना, किस तरह की टूरिज्म का पोटेंशियल है पाकिस्तान में? कितने टाइप्स हैं टूरिज्म की? टूरिज्म के ऊपर सीएसएस में लास्ट टाइम 2020 में एक ऐसे भी आया था, वो भी डॉन का एक एडिटोरियल एक ओपिनियन था, पूरे का पूरा एक आर्टिकल था। ठीक है, उसी की हेडिंग जो थी वैसे में डाली हुई थी। तो टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर मोन्टेनियस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, ब्लू वाटर टूरिज्म जो बीच टूरिज्म होती है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है, रैली रेसिस टूरिज्म, जो आपकी रैली रेसिस जो बड़ी 4 रैली रेसिस होती हैं चोलिस्तान के अंदर, थल के अंदर, फिर उसके अंदर जो झलमक्सी है वहां पे सबसे बड़ी होती है, फिर उसके अलावा ग्वादर में भी स्टार्ट हुई है। तो रैली रेसिस जो होती हैं, जिस तरह टूर डी फ्रांस है, तो टूर डी फ्रांस से फ्रांस बहुत इनकम कमाता है। जिस तरह दुबई के अंदर डकार रैली होती है, उससे दुबई वाले बहुत पैसा कमाते हैं। तो पाकिस्तान भी डिफरेंट रैली रेसेस करवा के बाहर के जो रेसर्स हैं उन्हें बुला सकता है। जब बाहर के रेसर्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स भी आएंगे। ब्रॉडकास्टर्स जो है फिर बाकायदा है कि जिस तरह पीसीबी कमाता है कि क्रिकेट का मैच करवाता है, ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, टीवी चैनल वाले आते हैं, तो पीसीबी को पैसे देते हैं। तो इसी तरह जब ये रैली रेसेस कवर होंगी, जिस तरह टूर डी फ्रांस होता है, डकार रैली होती है, और भी जो जो फॉर्मूला 1 की होती है, तो पैसे मिलती हैं मीडिया इंडस्ट्री से और सारा। तो पाकिस्तान यहाँ से भी पैसे कमा सकता है। फिर जो हमारी ब्लू वाटर जो टूरिज्म है वो अनटैप्ड है। इस तरह के जहाँ पे कितने रिजॉर्ट्स हैं, यानी हमारी जो बलोचिस्तान की जो पूरी की पूरी बीच की बेल्ट है वो सारी की सारी जो है आबाद होने वाली है। वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनने चाहिए। वहाँ पे जो है टूरिस्ट, यानी जो मैं हूँ शेखुपुरा में बैठा हुआ हूँ या आप लोग कहीं भी बैठे हुए हैं, आप लोग बलोचिस्तान नहीं जा सकते। ठीक है, तो बलोचिस्तान जो है, आप जब जाएंगे बीच के ऊपर जाएंगे तो
हमारे पास भी वो सारे के सारे बीचेस हैं, हर तरह का बीच हमारे पास भी है जो दुनिया चाहती है। तो पाकिस्तान के अंदर ब्लू वाटर जो टूरिज्म है वो भी फैल सकती है। फिर रिलीजियस टूरिज्म, पाकिस्तान के अंदर बुद्धिस्ट की जो सबसे पुराने स्तूपाज हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो तख्तबाई हो, वो टैक्सिला हो, ठीक है, पिशावर के पास भी स्तूपाज है, मर्दान डिस्ट्रिक्ट मर्दान में। तो बुद्धिज्म के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत से स्तूपाज हैं। बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसकी टूरिज्म को बहुत हम प्रमोट कर सकते हैं। और इसी चीज को लेके पाकिस्तान और भूटान की जो फॉरेन रिलेशन हैं वो डेवलप होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और भूटान के प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान जो है वो डिफरेंट मौकों के ऊपर टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी है। भूटान वो कंट्री है जो इंडिया से पूछ के पानी पीता है, ठीक है, तो वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। ये पाकिस्तान ने अचीव किया है रिलीजियस टूरिज्म से। फिर पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि सिख मत की बहुत सी रिलीजियस साइट्स हैं, जिसमें जन्म स्थान है जो जो करतारपुर साहिब है, जो हसन अब्दाल के अंदर पंजा साहिब है। इसी तरह हिंदू रिलीजन की बहुत सी साइट्स हैं, बलोचिस्तान के अंदर है हिंदू रिलीजन की, खटास राज है। तो पाकिस्तान रिलीजियस टूरिज्म से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। इंडिया पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपए कमाता था सिर्फ अजमेर शरीफ की दरगाह से। यानी हर साल पाकिस्तानी अजमेर शरीफ जाते थे, करोड़ों रुपए इंडिया कमाता था पाकिस्तानियों से। तो पाकिस्तान भी करोड़ों रुपए कमा सकता है रिलीजियस टूरिज्म से, ठीक है। अब आ जाए नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर। तो नॉर्दर्न एरियाज तो आपने देखे ही नहीं अभी। अभी तो एक आबशार आप देखते हैं उसका नाम अम्ब्रेला आबशार रख देते हैं और हंगामा डल जाता है। सारे कहते हैं कि अम्ब्रेला आबशार का आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल का टूर करवाते हैं, 4500 रुपये 1 डे टूर है, ठीक है, आपको इस रेनफॉल इसका वाटरफॉल का टूर करवाते हैं। तो वाटरफॉल्स जो है ना वो इतनी ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान बहुत से स्पोर्ट्स बना सकता है टूरिज्म के हवाले से। तो हम टूरिज्म को जो है वो प्रमोट बहुत ज्यादा अगर करते हैं तो पाकिस्तान भी 100 से 150 अरब डॉलर पर ईयर कमा सकता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान जो है एग्री टूरिज्म से कमा सकता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो दुनिया के अंदर नहीं पाए जाते। तो एग्री टूरिज्म से पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। इंग्लैंड के अंदर लिवरपूल के अंदर एक बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पे एक ऑर्चर्ड है बहुत बड़ा, जहाँ पे लोग एंटर होते हैं तो 1 पाउंड पे करते हैं और अपनी मर्जी का जो सा भी फ्रूट जो है तोड़ के खा लेते हैं। अगर उन्होंने कोई चीज पैक करवानी हो तो वो जो है पर केजी के हिसाब से पैक करवा लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो यूरोप की कंट्रीज में नहीं होते। पाकिस्तान जो है अपने मैंगो को, अपने जामुन को, अपने गावा को, ठीक है, प्रमोट कर सकता है एग्री टूरिज्म के साथ भी। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान एग्री टूरिज्म को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, जो आपके पास जो कंपनीज हैं उनके लिए ईज टू बिजनेस होना चाहिए। यानी मैं अगर कोई टूरिज्म की कंपनी बनाना चाहता हूँ तो जो मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंसेस वगैरह चाहिए, या मुझे जो क्योंकि जिसने पहले इनिशियल लेना उसे सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। 2019 के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट वीक हुआ था, पाकिस्तान स्टूडेंट वीक, इंटरनेशनल स्टूडेंट वीक। उसके अंदर तकरीबन 14-15 कंट्री से लोग आए थे, पाकिस्तान स्टूडेंट्स आए थे लाहौर में। तो उनके जो था वो गवर्नर पंजाब ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाई थी। तो इसी तरह ही आपने अगर टूरिज्म को प्रमोट करना है तो पहले इनिशियली आपको सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस एडिटोरियल के अंदर ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि अगर पेपर के अंदर इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनर की तरफ से, इंटरव्यू पैनल की तरफ से, टूरिज्म के हवाले से कि आपको क्या पता है, तो आप ये उसे बता सकें, ठीक है। तो अब बात जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। टूरिज्म पोटेंशियल, it is a truth universally acknowledged in Pakistan tourism industry is a potential shoot in the arm of the country's deflated economy। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मर के 25 अरब डॉलर की भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स मर के भी 25 अरब डॉलर की भी नहीं है, वो तकरीबन 23 या 22 बिलियन डॉलर्स की हैं। कभी 23 हो जाती हैं, कोविड की वजह से गिर गई थी, पहले 23 हुई थी, कोविड की वजह से 19 पे आ गई थी, 18 पे आ गई थी, ठीक है।
हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मेजर शेयर होता है वो आता है फॉरेन रेमिटेंसीज का, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बाहर से पैसे भेजते हैं, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमी को उठाए रखते हैं। On Monday, Prime Minister Imran Khan said as much for gathering Tiger Force volunteers in Naran. Surely there is no dearth of breathtaking natural landscape in the country. अच्छा, नारायण के अंदर ना एक इको फ्रेंडली एक काम एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नारायण की जो इन्वायरमेंट है उसको उन्होंने पोल्यूशन से बचाना है। यानी हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इंसान को जहाँ पे भेज दो ना, तुम यहाँ से घूम फिर आओ, तो इंसान अपने साथ गंद भी लेके जाता है। वहां पे आप हम लोग जो हैं जब चाय पीते हैं या कोई कुछ भी खाते पीते हैं तो इस तरह नवाबों की तरह फेंक के आते हैं जिस तरह हमारी वो अपनी जायदाद है, ठीक है। तो हम लोग गंद भी जो है वो फैला देते हैं। सफाई निस्फ ईमान, हमें नहीं पता कि सफाई निस्फ ईमान है या नहीं है। तो नारायण जो है वो एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। वहां पे गंद बहुत ज्यादा फैल रहा था, उस गंद की वजह से जो दरियाए कुनहार है वो खराब होने का खदशा था। नारायण में 2006 में पहली दफा अपनी जिंदगी में गया था, तो वहां पे गिन के कोई 8 होटल होंगे, गिन के 8 होटल थे वहां पे, बल्कि 8 से भी थोड़े होंगे, 8 होंगे 2006 में। अब आप नारायण जाएं तो अब आप होटल्स देखें, तो जो होटल्स हैं उनका जो वॉशरूम्स का पानी है वो भी तो कहीं ना कहीं वो फेंक रहे हैं ना, कहीं ना कहीं जा रहा है। तो दरियाए कुनहार जहाँ की मछली बहुत फेमस है, ट्रोट मछली, ठीक है, तो एक पूरी की पूरी नेचुरल इन्वायरमेंट है वो खराब हो सकती है। तो नारायण के अंदर गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया है इको फ्रेंडली के, पोल्यूशन को जो है वो हमें मिनिमम से मिनिमम करना है और इसे कम से कम लेकर जाना है ताकि नारायण की जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो। When they should international tourism be confined to a few areas in the country and the Pakistan remain excluded from the list of nations that people want to visit at least once in their lifetime? As with their other industries flourish with the proper planning, investment, marketing, growth, moreover by the country's mainly group of foreign elements such as large scale military operations element, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की वेव थी, वो खत्म हो गई है। और हमारी जो टूरिज्म है उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है वो उन्हीं एरियाज में जहाँ पे दहशतगर्दी की स्वात है, मालाकंड है। तो पारा चिनार एक बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में, कुरम एजेंसी में, कुरम डिस्ट्रिक्ट अब कहेंगे। तो कुरम डिस्ट्रिक्ट में जो पारा चिनार है उसमें आप लोग नहीं जा सकते अभी, क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी के खतरात बहुत ज्यादा हैं, अभी वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह चल रहा है हल्का फुल्का। तो बहुत सी पाकिस्तान के अंदर ऐसी जगह हैं जहाँ पे थोड़ी सी प्रमोशन की जाए तो इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो सकती है। और टूरिज्म एक बाकायदा इंडस्ट्री है, जिस तरह जूते बनाने वाली इंडस्ट्री होती है या कोई भी इंडस्ट्री होती है, उसी तरह टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है। और टूरिज्म के अंदर ज़्यादा लोग अटैच्ड होते हैं, एयरलाइन से लेके खाने पकाने वाले तक, ट्रांसपोर्ट वाले तक, होटल वाला भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। हर बंदा इसके अंदर कुछ ना कुछ हासिल कर रहा होता है टूरिज्म के अंदर, ठीक है। तो टूरिज्म जो है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, छोटी मोटी नहीं होती। मीनवाइल एन अनरेगुलेटेड होटल इंडस्ट्री इन मैनी एरियाज हैज हार्म्ड लोकल इकोसिस्टम्स एंड मर्ड the beauty of the land, perhaps the biggest example being of the Murray, where hazards development has ruined the hill station landscape. The once pristine Lake Supplus written far from where the Prime Minister addressed the Tiger Force littered with trash thrown there. तो वही मसला है कि कूड़े का मसला है कि इंसान को जहाँ पे भेज दो तो कूड़ा आ जाता है, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था। तो मरी जो है ये पहले एक छोटा सा एक हिल स्टेशन हुआ करता था जो अंग्रेजों ने अपने सैरो तफरी के लिए रखा हुआ था। 1881 के अंदर जब मरी के अंदर पहला जो था बड़े सगीर के अंदर जो पहला सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, 1881 में। तब मरी का जो किराया था रावलपिंडी से वो आम आदमी के लिए 10 रुपए था और गोरे के लिए 20 रुपए का था। तो मरी जो था एक छोटा सा हिल स्टेशन था। अब आप मरी जाएं तो बेहंगम होटल बने हुए हैं वहां पे, और वो बेहंगम होटल्स का जो वेस्ट है कहीं ना कहीं तो जा रहा है। तो मरी की जो एक इन्वायरमेंट थी, एक लैंडस्केप का एक लुक था, वो सारे का सारा सीमट पे आ गया कि आप जहां भी देखते हैं होटल ही होटल होते हैं, बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती है। तो एक जो नेचुरल सीनरी है मरी के अंदर वो खत्म होती जा रही है। उसकी वजह से वहां पे पानी के इश्यूज हैं मरी के अंदर, और वहां पे जो वेस्ट है उसके बड़े इश्यूज हैं। अब जितने भी आपके ये न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिस तरह शोग्रान, जो शोग्रान है, शोग्रान पहले इतना वहां पे ना होटल था, शोग्रान में सिर्फ एक पाकिस्तान टूरिज्म कॉरपोरेशन का एक होटल होता था शोग्रान में।
अब शुगरान के अंदर इतनी वो इनलीगल जो है वो डेवलपमेंट हुई है, इतने होटल्स बन गए हैं शुगरान वाली साइड पे कि शुगरान बहुत ज्यादा जब लोग जाने लग गए तो शुगरान के अंदर भी आसपास शुगरान के वो जीपों वाले और ये सारे होटल्स वगैरह। तो ये जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कुमराट जो कुमराट है, कुमराट वैली, वहां पे पहले कुछ भी नहीं था। 8 से 7 साल पहले कुमराट के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन अब आप कुमराट जाएं तो कुमराट भी जो भरा जा रहा है, ठीक है, एक तरफ वहां भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स है ना, इसके साथ सोशल इश्यूज भी आते हैं, एक इन्वायरमेंट इश्यूज भी आते हैं, और बेसिक जो फैसिलिटीज हैं उनके भी इश्यूज पैदा होते हैं। तो जो टूरिज्म है उसको चाहिए होती हैं बेसिक फैसिलिटीज, कि जो टूरिस्ट है उसका जो सफ़र है वो आरामदेह होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, उसके लिए अच्छी रिहाइश की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और जिस इन्वायरमेंट को वो फील करने आ रहा है, ऑब्जर्व करने आ रहा है, वो नेचुरल लुक भी उसे मिलना चाहिए। अगर उसने सीमेंट के होटल ही हर जगह पे देखने थे, तो वो जिस शहर से उठ के आ रहा है वो वहां पे भी अपनी छत पे चढ़ के देख सकता था। ठीक है, तो मरी में आप जाएं, ऊपर देखें नीचे देखें, तो वो जो मरी है वो होटल्स में घिरा हुआ है। तो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तान अभी बहुत ज्यादा अर्न कर सकता है, सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान एक ब्रांड है और इस ब्रांड को जो है प्रमोट करने की जरूरत है, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से। अगला जो एडिटोरियल है आज का वो है गैस सप्लाई शॉर्टेज के ऊपर। ठीक है, गैस सप्लाई शॉर्टेज के ऊपर जो है ये एडिटोरियल है। The shutdown of gas field in seen and annual maintenance and unplanned। अच्छा, अब मसला ये है कि आप लोगों को पता है कि गैस कहाँ से निकलती है। पहले तो आप लोग ये बताएंगे पाकिस्तान में जो गैस के रिजर्व्स हैं वो कहाँ से आती है। ये जो आप लोगों को जो मीथेन मिलती है ये आती कहाँ से है। तो हैंड रेस करें या चैट के अंदर लिख के बताएं ये कहाँ से आ रही है। अंडरग्राउंड से आ रही है, बलोचिस्तान से आ रही है, सुई से आ रही है। तो आप लोगों का पोल खुल गया आज। आप लोगों को वही याद है जगह जो आपने बचपन में पढ़ी थी। ठीक है, सुई से सिर्फ बलोचिस्तान पूरे से सिर्फ पाकिस्तान में 22% गैस निकलती है। 21 से 22% गैस बलोचिस्तान प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 21 से 22% गैस बलोचिस्तान प्रोड्यूस करता है। और बलोचिस्तान में जो सबसे बड़ी जो नेचुरल गैस की जो फील्ड है वो सुई ही है, डेरा बुक्टी में। जो सबसे बड़ी गैस फील्ड है पाकिस्तान में वो है कादर, कादर गैस फील्ड। कादरपुर गैस फील्ड की उसे कहते हैं। तो कादरपुर जो गैस फील्ड है वो सिंध में है। सिंध जो है वो पाकिस्तान की 3/4 नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड है कादरपुर गैस फील्ड। और सिंध जो है वो पहले 77% प्रोड्यूस करता था, अब उसका जो शेयर है 74-75% के अराउंड अबाउट है। जो तीसरे नंबर पे सूबा गैस प्रोड्यूस करता है वो केपीके है। केपीके के अंदर भी 1% के अराउंड अबाउट गैस प्रोड्यूस होती है। पंजाब के अंदर भी थोड़ी सी गैस मिलती है, यानी पोटवार के अंदर निकल आती है। पोटवार में ऑयल के भी है, गैस के भी थोड़े से कुएं हैं। तो आपको पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और ओजीटीसीएल जो है पोटवार में मिलेंगे। एक तो ऑयल का मैं आपको बता देता हूँ, जो चकवाल वाली साइड पे अगर आप बक्सर इंटरचेंज से निकलेंगे, जो बारी रिसर्च सेंटर की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे भी है। ठीक है, तो पंजाब से भी गैस निकलती है लेकिन बहुत थोड़ी निकलती है, बहुत थोड़ा शेयर है। सिंध जो है वो मेजर गैस का प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है सिंध। ठीक है, सिंध सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। अब ये जो एडिटोरियल है ये सिंध के ऊपर ही है। पिछले हफ्तों सिंध की सीएनजी बंद होगी, सिंध की सीएनजी बंद होगी, यानी गैस सप्लाई बंद होगी सिंध वालों को। तो हंगामा शुरू हो गया। वो इसलिए शुरू हुआ कि पहले सिंध के जो सीएनजी पंप थे वो मिथेन के ऊपर थे, नेचुरल गैस के ऊपर थे। जो पाकिस्तान में गैस की दो बड़ी कंपनीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पाकिस्तान में प्रोडक्शन करती है ओजीडीसीएल, पाकिस्तान पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो प्रोडक्शन करती हैं गैस और पेट्रोल की। जो पाकिस्तान में सप्लायर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो दो बड़े हैं,
एक है सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी जो केपी के और पंजाब को, गिलगित को और कश्मीर को गैस फराहम करती है। और दूसरी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो है सुई सौदर्न गैस कंपनी। जो सुई सौदर्न गैस कंपनी है ये बलोचिस्तान और सिंध को देखती है, ठीक है। तो ये दो हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये प्रोड्यूसर्स नहीं है। प्रोड्यूसर्स और हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और हैं। तो ये जो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनमें से इस बात हो रही है सुई सौदर्न गैस कंपनी की। आपको पता है 2015 से पाकिस्तान के अंदर एलएनजी जो है वो आ रही है। तो सुई सौदर्न गैस ने सिंध वाले जो सीएनजी स्टेशन है इन्हें कह दिया कि आप अपने सीएनजी स्टेशन को एलएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर दो। उन्होंने एलएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर लिए। अब मसला ये है कि सुई सौदर्न गैस एलएनजी भी नहीं दे रही, ठीक है। वो एलएनजी भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो सिंध के अंदर ये लास्ट वीक के अंदर एक बहुत बड़ा इशू आया था। तो इस एडिटोरियल के अंदर वो क्या बात कर रहा है, द शट डाउन ऑफ अ गैस फील्ड इन सिंध फॉर एनुअल मेंटेनेंस एंड द अनप्लान्ड ड्राई डॉकिंग ऑफ एंग्रोज आरएनजी टर्मिनल हैज फॉर्स्ड द कंट्रीज टू गैस यूटिलिटीज Sui Southern Gas Company has SMG to cut fuel supplies to most industrial units, including cement factories and fertilizer plants, as well as to captive पावर प्लांट्स एंड सीएनजी सेक्टर। आजकल जो आपको लोड शेडिंग फील हो रही है उसको फील करवाने में ये मसला क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कि सिंध की एक बहुत बड़ी गैस फील्ड को एनुअल मेंटेनेंस के चक्कर में बंद कर दिया गया। ये पुअर प्लानिंग आप देखें, जो पिछले हफ्ते भी एक पुअर प्लानिंग की गवर्नमेंट ने कि एलएनजी भी नहीं उस टाइम पे आई थी और तरबेला की भी जो थी वो सफाई स्टार्ट कर दी पकड़ के। तो इस दफा फिर ये जानबूझ के ये हुकूमत ने नहीं, जो सेक्रेटरीज हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी में ये कुछ किसी ने गड़बड़ की है इस मामले को जानबूझ के, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले। तो एक तरफ से उन्होंने सिंध की जो गैस फील्ड है उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट कर दी, दूसरी तरफ से जो एंग्रो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसका जो टर्मिनल है, ठीक है, उसके अंदर भी गैस नहीं आई। ये ड्राई डॉकिंग का मतलब है कि वो खाली हो चुका है, उसके अंदर फिलिंग ही नहीं की गैस की। अच्छा, अब आगे जो सुई साउदर्न गैस कंपनी है और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी है, इन दोनों ने सप्लाई बंद कर दी है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री कौन सी? मेन इंडस्ट्री इन्होंने बताई है सीमेंट इंडस्ट्री। जो प्राइम मिनिस्टर जो है जिसे कहता है जी हमने जो कौन सी इंडस्ट्री के नाम लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री की गैस बंद हो गई है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री